मतलब जितना हमने पढ़ा है टेंस वाले सेगमेंट में और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन दोनों ही सेगमेंट में क्या चीजें आपको जाननी है, यानी कितना क्या चीज हमने डिस्कस किया है उसका कॉन्सेप्ट, और आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका कॉन्सेप्ट, उसको एक समराइज वे में हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, बात हो रही है जैसे अगर एक से अधिक सेंटेंस लिखे हुए हैं, मान लीजिए ये अभी तक आपने जो सीखा है उसके आधार पर मैं थोड़ा अब आपको समराइज करता हूं, ताकि आपकी जो समझ है वो और एडवांस हो जाए। अभी तो मैंने एक डायरेक्ट वे में आपके साथ डिस्कस किया। देखिए, होता क्या है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके सामने ये एक सेंटेंस आएगा, मान लेते हैं ये पहला सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, इसमें वर्ब होगी V1। एक और सेंटेंस होगा, मान लेते हैं दूसरा सेंटेंस है, इसमें भी वर्ब होगी। एक और सेंटेंस हो सकता है, इसमें भी वर्ब होगी, या ऐसे एक से अधिक सेंटेंस हो सकते हैं। तो एक से अधिक सेंटेंस जब एक साथ लिखे हों, एक से अधिक सेंटेंस एक साथ लिखे हों, तो ये इनकी जो वर्ब है, ये सारी वर्ब, इसको थोड़ा साफ से मैं थोड़ा बेहतर तरीके से बना देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। जैसे देखिए, ये एक सेंटेंस है, इसमें एक वर्ब लिखी हुई है। ये दूसरा सेंटेंस है, इसमें वर्ब लिखी हुई है। ये तीसरा सेंटेंस है, इसमें वर्ब लिखी हुई है। ये चौथा सेंटेंस है, इसमें वर्ब लिखी हुई। ऐसे कई सेंटेंस हो सकते हैं ना। ये मान लीजिए फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनकी जो वर्ब है, ये जो अलग अलग सेंटेंस लिखे हुए हैं, अगर एक साथ एक से ज्यादा सेंटेंस लिखे हो, मैंने मैक्सिमम लिए हैं, 4 से ज्यादा सेंटेंस नहीं आएंगे, ज्यादातर एक सेंटेंस रहेगा, 2 सेंटेंस रहेगा, 3 सेंटेंस रहेगा। बहुत ही विरल कंडीशन में आपको 4 सेंटेंस एक साथ लिखे हुए मिलेंगे, नहीं तो ज्यादातर 1 या 2 सेंटेंस आपको लिखे हुए मिलते हैं, 3 भी मिल जाते हैं। तो हम मैक्सिमम लेके चलें कि मान लीजिए 4 सेंटेंस है, एक साथ राइटर ने या एग्जामिनर ने आपको लिख दिया। तो ये जो पार्ट मैं बता रहा हूं, नया पार्ट नहीं बता रहा हूं, जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है और हमने जो क्वेश्चन किए हैं और अभी आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे, उसका एक समराइज रूप एक नए तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, ताकि आपकी समझ और डेवलप हो पाए कि अच्छा ये काम हम कर चुके हैं और आगे आएगा तो इस तरीके से हम करेंगे। यानी जो क्वेश्चन हमने पहले किए हैं उसका भी निचोड़ यहां पर है, और जो आगे करने वाले हैं उसका भी निचोड़ यहां पे है। ये चीजें मैंने पहले नहीं बताई, इसीलिए कि पहले आपको एक बार करा दूं, फिर अब बताऊंगा तो चीजें आसान लगेंगी। तो जब कोई ऐसा सेंटेंस हमारे सामने क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता है जहां पर एक से ज्यादा सेंटेंस एक साथ लिखे हुए हैं, पॉइंट समझ रहे हैं? एक ऐसा क्वेश्चन एरर का या इंप्रूवमेंट का आपके सामने आया जहां पर एक से ज्यादा सेंटेंस एक साथ लिखे हुए हैं, तो एक से अधिक सेंटेंस होने का मतलब है एक से अधिक वर्ब। V1, V2, V3, V4 ये वर्ब को दर्शा रहा है। और अगर एक से ज्यादा सेंटेंस एक साथ लिखे हैं कंजंक्शन से जोड़ करके या ऐसे, तो इन सब की जो वर्ब होगी वो वर्ब एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? सीक्वेंस में। आप कहेंगे सर ये सीक्वेंस क्या चीज है? एकदम सिंपल भाई, मान लीजिए 4 लोग बैठ करके क्यों कोई म्यूजिक चल रहा है, किसी के पास ढोलक है, किसी के पास तबला है, किसी के पास हारमोनियम है, किसी के पास बांसुरी है, तो चारों लोग बजा रहे हैं अगर, तो कब बढ़िया संगीत आपको म्यूजिक सुनाई पड़ेगा? जब चारों लोगों के वाद्य यंत्र में, इंस्ट्रूमेंट में एक तालमेल होगा, एक हार्मनी होगी, तभी एक बेहतर म्यूजिक आपको सुनाई देगा। नहीं तो अगर सब आदमी अलग अलग बजाएगा तो आपके लिए वो मजा नहीं देगा। तो उसी तरह इंग्लिश में एक से अधिक सेंटेंस अगर एक साथ लिखे हैं, तो एक पॉइंट हमें जो चेक करना रहता है वो ये भी चेक करना होता है कि ये जो सेंटेंस लिखे हैं या ये जो क्लाज लिखी हुई हैं, इनकी जो वर्ब है, ये सारी वर्ब आपस में एक दूसरे से सीक्वेंस में है या नहीं है, इनमें आपस में तालमेल है कि नहीं है, और ये सीक्वेंस में होनी चाहिए। और इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। क्या कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ टेंस। कि एक से अधिक वर्ब अगर एक साथ लिखी हुई है तो उनका टेंस या जो भी वर्ब है वो सीक्वेंस में होनी चाहिए।
और इसको कैसे चेक करेंगे, चलो ये तो समझ में आ गया कि सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि सर चेक कैसे करेंगे कि ये एक से ज्यादा वर्ब सीक्वेंस में है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के दो तरीके हैं। ये कैसे चेक होता है, दो तरीके से। ये दो तरीके क्या क्या हैं? नंबर फर्स्ट, कंजंक्शन बेस्ड रूल्स के आधार पर। एक तो तरीका यह है कि कंजंक्शन बेस्ड रूल है, जिसको आपको रूल को रट लेना है और उसके आधार पे आपको डिसाइड करना है कि भाई ये सेंटेंस है तो ये टेंस होना चाहिए, ये मॉडल वर्ब होनी चाहिए। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, मेरी बात आप यहां फिर समझ लीजिएगा, जो क्वेश्चन हम लोग पहले से कर चुके हैं मैं यहां पे उसका निचोड़ बता रहा हूं, एक नए तरीके से आपकी सोच को एक नए तरीके से डेवलप करा रहा हूं। आप इसको करने के बाद पीछे के वीडियो फिर से देखिएगा तो आपको वो क्वेश्चन और आसान लगेगा। जो मैंने कराया है हो सकता थोड़ा टिपिकल लग रहा हो, ये चीज देखने के बाद जब दोबारा देखेंगे तो चीजें और आसान लगेंगी। मैंने जानबूझ के नहीं बताया था शुरू में कि थोड़ा सा आप पहले मानसिक प्रैक्टिस कर ले फिर इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो हमारा यह है कि जब भी एग्जाम में कोई ऐसा सेंटेंस आपके सामने आएगा जिसमें एक से ज्यादा सेंटेंस एक साथ लिखे हुए हैं, तो यह काम जरूर करना है आपको, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किसी सेंटेंस में एरर कहां पे है, आपको नहीं पता है कि क्या चीज इंप्रूवमेंट में होगा। तो यह काम क्या कहता है कि एक से अधिक सेंटेंस है तो उन सबकी जो वर्ब है वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा कि सीक्वेंस में है कि नहीं है? इसके दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। पहला है कंजंक्शन बेस्ड रूल्स के आधार पर। इसके अंतर्गत हम लोग कंजंक्शन आधारित रूल्स को याद करेंगे। ये कंजंक्शन पर आधारित रूल हैं, मैं आपको बता दूंगा या प्रिंट फॉर्म में दे दूंगा, इसे लिखवा भी दूंगा आपको इसी साथ में, तो आप उसको याद कर लीजिए कि अच्छा ये कंजंक्शन है तो ये वर्ब आनी चाहिए इसके साथ, इस कंजंक्शन के साथ ये टेंस आना चाहिए। एक पॉइंट। दूसरा, पहला कंजंक्शन बेस्ड रूल के आधार पर, दूसरा सेंटेंस के सेंस के आपसी रिलेशन या एनालिसिस के आधार पर। और आप देखेंगे मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं इन्हीं दोनों के अंतर्गत ही आपको पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर नहीं जाता। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट कहता है कि सेंटेंस के सेंस, माने एक से ज्यादा सेंटेंस है, उन सेंटेंस के सेंस का जो आपसी रिलेशन है, आपसी संबंध है, उसका हम एनालिसिस करेंगे। उसके एनालिसिस के आधार पर हम चेक करेंगे कि हमारी वर्ब सही लिखी हुई है या गलत है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेज कहता है कि ये जो वर्ब लिखी हुई है वो सही है या गलत है, वर्ब सही है या गलत, इस पर क्वेश्चन मार्क है। और इसको करने के लिए आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए, या तो कंजंक्शन बेस्ड रूल आपको पता होना चाहिए, या तो इस पर आधारित क्वेश्चन होगा, या तो इससे होगा, और अगर इससे नहीं हो रहा है तो इस चीज से होगा, यानी सेंटेंस के सेंस के आपसी रिलेशन या एनालिसिस के आधार पे होगा। इन दो में से किसी एक तरीके से वो जरूर सॉल्व होगा। क्लियर हो गया पॉइंट ये? अब हम चलते हैं अगले पार्ट में कि कंजंक्शन बेस्ड रूल क्या है वो आपको अगर मैं बता दूं, और सेंटेंस के सेंस को कैसे एनालिसिस करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये मैं आपको बता दूं, तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस से रिलेटेड, मतलब एक से ज्यादा सेंटेंस अगर एक साथ लिखे हुए हैं तो उनकी वर्ब को कैसे चेक करना है और कैसे उसमें एरर फाइंड आउट करनी है, ये चीज, ये काम आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके अगले पायदान पे। और ये कॉन्सेप्ट जो हमारा था, कॉन्सेप्ट 5 तक हम लोगों ने पीछे देखा था, ये कॉन्सेप्ट 6 है। वीडियो 1 जो हमारा है वर्ड का पार्ट 1, वहां से इसको मैच कराइएगा। पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट 5 तक डिस्कस किया है, उसी के आगे का पार्ट है ये कॉन्सेप्ट 6। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कंजंक्शन बेस्ड रूल के आधार पर इसको देखते हैं कि क्या है कंजंक्शन बेस्ड रूल। देखिए,
वर्ब के सही या गलत का निर्धारण। वर्ब सही लिखी है या गलत लिखी है, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए कंजंक्शन बेस्ड रूल हमको देखने हैं। क्या है कंजंक्शन बेस्ड रूल? 2-3 रूल है, इनको जल्दी से हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको और यहां पे दोबारा नहीं बताना चाहूंगा, शॉर्ट में आपको बताता हूं कि दो फ्यूचर के सेंटेंस हैं। मान लीजिए ये सेंटेंस है, ये फ्यूचर का है और ये भी सेंटेंस फ्यूचर का है। दो फ्यूचर के सेंटेंस हैं, उनमें से किसी एक सेंटेंस के पहले, दो फ्यूचर के सेंटेंस में किसी एक सेंटेंस के पहले आपने कंजंक्शन लगाया है। कौन सा कंजंक्शन? टाइम का या कंडीशन का। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी आपको, या फिर बता दे रहा हूं। टाइम या कंडीशन का कंजंक्शन लगाया है। टाइम के कंजंक्शन में क्या क्या आएगा? टाइम के कंजंक्शन में आएगा टिल, until, as soon as long as, when और while, ये सब टाइम के कंजंक्शन है। कंडीशन के कंजंक्शन में क्या क्या आएगा? if, unless, provided that, supposing, as if, ये सब कंडीशन के कंजंक्शन हैं। तो टाइम का कंजंक्शन या कंडीशन के कंजंक्शन से अगर दो फ्यूचर के सेंटेंस को आपने जोड़ा है तो इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो प्रेजेंट में होगी और इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो फ्यूचर में होगी। और फ्यूचर या प्रेजेंट में कौन सा होगा प्रेजेंट, कौन सा फ्यूचर होगा, ये अभी फिक्स नहीं है। ये आप सेंटेंस को पढ़िएगा, मीनिंग निकालिएगा और उसके आधार पे जो सही हो उसको लिख दीजिएगा। तो कंजंक्शन बेस्ड रूल में पहला रूल ये हो गया, फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले रूल को देखते हैं, सेकंड को। सेकंड रूल कहता है कि अगर दो सेंटेंस है, मान लीजिए एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, और दो सेंटेंस को आपने सिंस से जोड़ दिया। किससे? सिंस से। और ये सिंस जो है ये टाइम का कंजंक्शन है, टाइम के कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है और टाइम के कंजंक्शन के रूप में इसकी हिंदी निकलेगी जब से या तब से। अगर आपने सिंस को टाइम के कंजंक्शन के रूप में लगाया है और दो सेंटेंस को जोड़ा हुआ है, मान लीजिए सेंटेंस ए है और सेंटेंस बी है, तो इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट में और इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो होगी पास्ट इंडेफिनिट में। एकदम सिंपल सा रूल है। दो सेंटेंस हैं, उसको हमने सिंस से जोड़ा है। सिंस यहां टाइम का कंजंक्शन है और टाइम के कंजंक्शन के रूप में अगर सिंस का यूज हो रहा है तो जो सेंटेंस सिंस से पहले लिखा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और जो आगे लिखा हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे रूल कह रहा है, एक एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, आई हैव नॉट सी सुरेश सिंस आई लेफ्ट दिल्ली। जब से मैंने दिल्ली को छोड़ा है तब से मैं सुरेश से नहीं मिला हूं। सीन कर लेंगे यहां पे, जब से मैंने दिल्ली को छोड़ा है तब से मैं सुरेश से नहीं मिला हूं। तो यहां सिंस टाइम के कंजंक्शन के रूप में है, इसके पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है और इसके बाद में देखिए पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक और हमें बस रूल जानना है कंजंक्शन से रिलेटेड, तो उसके बाद कंजंक्शन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। नंबर 3, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लीजिए दो सेंटेंस हैं और इनको आपने इफ से जोड़ा हुआ है और ये फ्यूचर की घटना को बता रहे हैं, फ्यूचर की कल्पना या फ्यूचर की घटना या फ्यूचर की शर्त को दर्शा रहे हैं, तो इस सेंटेंस की जो वर्ब है ये प्रेजेंट में होगी, ये जो वर्ब है ये प्रेजेंट में होगी और इस सेंटेंस की जो वर्ब है ये फ्यूचर में होगी। पहला रूल। नंबर 2, इफ के साथ ये जो सेंटेंस लिखा है इसकी वर्ब
वर्ब के रूप में या तो हम वर का प्रयोग करेंगे या पास्ट इंडेफिनिट का। ये डायरेक्ट रटना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये रटने वाला काम है। और जो दूसरा सेंटेंस है उसकी वर्ब की जगह आप यूज करेंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या दर्शाता है? ये वर्तमान की इमेजिनेशन को, वर्तमान की कल्पना। इसके आगे बढ़े, थर्ड पार्ट, इफ एक सेंटेंस वर्ब हो गई, वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे हैड बीन या पास्ट परफेक्ट टेंस। जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या दर्शाएगा? इनकम्प्लीटनेस ऑफ पास्ट एक्शन। पास्ट की किसी घटना की अपूर्णता को दर्शाने के लिए इसका यूज होगा। और फोर्थ में आ जाए हम लोग तो इफ, उसके साथ वर्ब आ गई, वर्ब की जगह हम यूज करेंगे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां पर जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की जगह यूज होगा विल या वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा एक ऐसे घटना को टू शो ए कंडीशन which has less probability to complete। अब देखिए जरा, यहां पे रुकते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? हम लोग वापस चलते हैं जरा जल्दी से और आपको अब मैं समराइज करता हूं। हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जब दो या दो से ज्यादा सेंटेंस, मैंने यहां पे 4 लिए हैं, कोई जरूरी नहीं कि 4 सेंटेंस हो, 2 सेंटेंस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो अगर 2 या 2 से अधिक सेंटेंस आपस में एक दूसरे से जोड़ करके लिखे गए हैं कंजंक्शन से या अलग से, तो उनकी जो वर्ब है या उनका जो टेंस है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ये चीज हमें चेक करनी है। और ये वर्ब सही है या गलत है, इस बात को हम कैसे चेक करेंगे, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो मैंने बताया आपको कि इसके 2 तरीके हैं। पहला, कंजंक्शन के आधार पे आप कंजंक्शन के कुछ रूल हैं उनको याद कर लीजिए और उस कंजंक्शन के आधार पे डिसाइड करेंगे कि भाई कंजंक्शन के साथ ये सेंटेंस आ रहा तो इस टेंस में होगा, ये सेंटेंस आ रहा है तो ये वर्ब होगी। और दूसरा है कि कंजंक्शन नहीं रहेगा, आप सेंटेंस के आपसी सेंस का निकालेंगे और उसके आधार पे चीजों का एनालिसिस करेंगे। तो सेंस के आधार पे और कंजंक्शन के आधार पे। तो अब हम लोग सबसे पहले कंजंक्शन वाला रूल देख लेते हैं। और ये जो कंजंक्शन वाला रूल है ये हमें याद कर लेना है, क्योंकि ये याद करके डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन सीधे सीधे होंगे। तो कंजंक्शन के कितने रूल हैं? यहां पर 3 रूल मैंने आपको बताया कि भाई 3 रूल हैं कंजंक्शन के जो आपको ध्यान देने हैं। पहला रूल क्या कहता है कंजंक्शन पर आधारित कि 2 सेंटेंस जो कि फ्यूचर के हैं उनको आपने ऐसे कंजंक्शन से जोड़ा है जो टाइम या कंडीशन को दर्शाते हैं। टाइम के कंजंक्शन कौन कौन से हैं मैंने लिख दिया, कंडीशन के कंजंक्शन कौन कौन से हैं मैंने लिख दिया। अगर इनमें से किसी भी कंजंक्शन से 2 फ्यूचर के घटनाओं को जोड़ा जा रहा है तो जिसके पहले कंजंक्शन लगा होगा, ध्यान दीजिएगा, वो प्रेजेंट में होना चाहिए और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा हो सकता है कि 2 सेंटेंस को सिंस से जोड़ा गया हो, यह भी कंजंक्शन है, क्योंकि सिंस के कई मीनिंग हैं। मैंने यहां पे कौन सी मीनिंग लिया है? इसकी मीनिंग हमने लिया है जब ये टाइम का कंजंक्शन होगा, यानी कंजंक्शन ऑफ टाइम होगा। और कंजंक्शन ऑफ टाइम होगा तो इसकी हिंदी जब से या तब से निकल के आएगी। ऐसी कंडीशन में जो सेंटेंस इसके पहले होगा उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखिएगा, जो सेंटेंस इसके बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखिएगा। तो ये रूल फिक्स है, इसको आपने एज इट इज पढ़ा और लर्न कर लिया, क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेंगे आप। तीसरा कंजंक्शन बेस्ड रूल कौन सा है? इसमें भी हमें ज्यादा समझना नहीं है और याद करना है। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि अगर 2 फ्यूचर के सेंटेंस को, फ्यूचर की कल्पना या घटना या कंडीशन को आपने जोड़ा हुआ है तो पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा और दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा। सेकंड वाला कहता है कि अगर आप कोई कल्पना कर रहे हैं, वर्तमान में कोई कपोल कल्पना कर रहे हैं कि ये यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, यदि मैं राजा होता तो सबको फ्री में दान दे देता, तो इस तरीके की जो वर्तमान की कपोल कल्पना है उसको बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है
जिसमें इफ के साथ जो सेंटेंस लिखा है उसको वर्ब या पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें वर्ब होती है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा सेंटेंस, ये वो सेंटेंस है जो पास्ट की ऐसी घटना को दर्शाता है, ऐसे कार्य को दर्शाता है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो पूरा नहीं हुआ है, अधूरा रह गया है। जैसे आपने कहा यदि मैंने पढ़ाई की होती तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पास्ट में कोई काम जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई काम जो कि नहीं हुआ, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यह सेंटेंस यूज होता है, जिसमें इफ के साथ जो वर्ब है वो हैड बीन या पास्ट परफेक्ट में होती है, और दूसरी वर्ब में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस तरीके से चौथा जो सेंटेंस है, फोर्थ वाला, ये एक ऐसी कंडीशन को दर्शाता है जिसकी पूरी होने की संभावना बहुत कम है। जैसे आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जिसका मन बिल्कुल में पढ़ाई में नहीं लगता, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि यदि तुम मेहनत करोगे तो निश्चित ही तुम्हारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन आप जान रहे हैं कि वो मेहनत करने वाला नहीं है और उसका एग्जाम भी निकलने वाला नहीं है। तो ये लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो उसके लिए यूज होगा, जिसमें इफ के साथ लिखे हुए सेंटेंस की वर्ब को शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डिसाइड करेंगे, और जो दूसरा सेंटेंस है उसकी वर्ब में विल या वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये 3 रूल हैं कंजंक्शन पर आधारित, जिनको आपको जान लेना है। ठीक है, अब वापस आते हैं यहां पे। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का एक काम हो गया, यह चीज मैंने आपको क्लियर करा दी। 3 रूल थे, आप याद कर लेंगे और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, फिर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये देखिए, ये सेंटेंस जैसे है, आगे हम बढ़ गए हैं, पीछे के क्वेश्चन छूट गए कुछ, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। इफ सी अ बर्ड सी वुड फ्लाई, आपने सेंटेंस को पढ़ा, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। यहां पे क्या वर्ब लेनी है, यहां पे हमको फिल करना है, आगे का सेंटेंस हमारे लिए दिया गया है, ये इफ वाला वाक्य है। इफ के 4 स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, आप सीधे मिलाइए कि भाई यहां भरना है, इधर वाले स्ट्रक्चर को देख ले। तो इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब इधर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इफ के साथ हम क्या लेंगे, मैंने लिखवाया है, आप देखिए, ये चीज आपको बताई है मैंने, ये कि इधर जब वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इधर या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, या आप वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सीधा अपने रूल अप्लाई कर देना इस क्वेश्चन में बिना किसी परेशानी के, और यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ब। सी ऑप्शन हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर वाज क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ये कल्पना वाला वाक्य है। इमेजिनेशन वाले वाक्य में, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम वर यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान देना है, वॉज नहीं यूज करते। इमेजिनेशन वाले, कल्पना वाले वाक्य में सब्जेक्ट चाहे जो हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ वर आएगा, वाज किसी के साथ नहीं आएगा, इसलिए हम लोग सी ऑप्शन ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई हैड वर्क हार्ड आई वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इसकी अगर बात करें तो इसमें यदि मैंने कठिन मेहनत की होती तो मुझे एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स मिल गए होते। ये पास्ट की इनकम्प्लीटनेस को दर्शा रहा है। और अगर हम मीनिंग यहां ना भी निकाले, यहां मीनिंग का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कंजंक्शन का जो रूल होता है वो फिक्स होता है। तो आपने देखा कि इफ के साथ, ये स्ट्रक्चर आपको पता है कि इफ के साथ अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट होगा, तो दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब के रूप में हम लोग क्या लेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सीधा फिक्स रूल है, इसमें बहुत परेशान नहीं होना है। आपने देखा इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो अगले सेंटेंस में वर्ब के रूप में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। डी ऑप्शन आपने टिक कर दिया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें मीनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई द मीटिंग। ये रूल क्या कहता है,
इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है जिसको हमें जान लेना है कि कोई भी कंडीशन का सेंटेंस या कल्पना वाले वाक्य, ठीक है, कल्पना वाले वाक्य में कोई भी कल्पना वाला सेंटेंस जो है, जो कि इफ से शुरू हो रहा है, जिसमें हम इफ लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, इस तरीके से, इस कल्पना वाले सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या अथवा हम चाहें तो बिना इफ के भी इसको लिख सकते हैं। इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, बाकी की चीजें होंगी, इफ नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि कल्पना वाला सेंटेंस इफ के साथ भी लिखा जा सकता है और बिना इफ के भी लिखा जा सकता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस दोनों में है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, बाकी आगे लिखा हुआ है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वर आई अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। ये दोनों सेंटेंस सही हैं और दोनों का मतलब सेम निकल रहा है। तो आपने यहां पे देखा कि जो इमेजिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं, जो कल्पना वाले सेंटेंस होते हैं, जिनकी शुरुआत इफ से होती है, हम चाहें तो उनको बिना इफ के भी लिख सकते हैं। लेकिन बिना इफ के लिखने पर वो मीनिंग कैसे निकलेगी, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। इस बात को आप समझ गए कि आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है। अब एक बात और आपको यहां पे जाननी है कि आप एग्जाम में कैसे समझेंगे कि ये कल्पना वाला वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी होगी तो आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कल्पना वाला सेंटेंस नहीं है। इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम सिंपल सा तरीका यह है कि आप सेंटेंस के लास्ट में देखिएगा। अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, अगर वो सिंपल सेंटेंस होगा तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा। जैसे अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, देखिए जरा, ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है आपका, फिर मेन वर्ब लिखी हुई है आपकी। लेकिन जब आप सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता। तो फिर ये कैसा सेंटेंस है? आप कहेंगे ये इमेजिनेशन या कल्पना वाले सेंटेंस वाक्य हैं, जिसमें इफ को नहीं लिखा गया है। और इफ को नहीं लिखा गया है इसलिए अगर हम मीनिंग को सेम रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मीनिंग ना बदले, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं, और इसीलिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी गई है। तो इस सेंटेंस में ये पार्ट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इमेजिनेशन वाला पास्ट की इनकम्प्लीटनेस को दर्शा रहा है, जिसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है। और अगर यहां पे पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है तो नेक्स्ट सेंटेंस में किसका यूज होता है? वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और हम लोग सीधे ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? डी। समझ गए इस सेंटेंस को? आगे बढ़ते हैं। Those who are seriously ill, he behaves as if. हाँ, ये देखिए, he behaves, वह व्यवहार करता है, as if, ये गवर्नमेंट हिंटेड, ठीक है। चलिए, ये 3 एग्जाम्पल हमने कर लिए और इससे ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे आते हैं वापस, यहां पे फिर वापस आ जाते हैं कि हमने कंजंक्शन बेस्ड रूल देखा। कंजंक्शन बेस्ड मैंने 3 रूल बताए आपको, और इस पे आधारित क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चलते हैं सेंस पर आधारित रूल्स पे समझते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को देखिए, कंजंक्शन बेस्ड रूल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सेंटेंस के सेंस के आपसी रिलेशन या एनालिसिस के आधार पे ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, इसको थोड़ा देखते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज या वर्ब्स। सेंस के टाइम ऑब्लिक
सेंस के एनालिसिस के आधार। कहने का मतलब यह है कि अगर दो या दो से अधिक सेंटेंस आपस में एक दूसरे के साथ कंजंक्शन से जोड़ करके लिखे हुए हैं तो उनकी वर्ब सही है या गलत है ये पता हम कैसे लगाएंगे। तो मैंने इसके लिए दो रास्ते आपको बताए कि पहला तरीका यह है कि कुछ क्वेश्चंस में कंजंक्शन का रूल अप्लाई होता है। आप उन कंजंक्शन के रूल को याद कर लीजिए, मैंने पीछे रूल बता दिए, 3 रूल हैं कंजंक्शन के। आपने उन कंजंक्शन के रूल को याद किया है, जब वो सेंटेंस आपके सामने आता है, आप पढ़ते हैं तो आप समझ जाते हैं कि अरे इसमें तो ये कंजंक्शन यूज हुआ है, और ये कंजंक्शन यूज हुआ है तो हमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सीधे जो कंजंक्शन का रूल हमने याद किया हुआ है वो वहां पे हम अप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। हम पता लगा लेंगे कि वो सही है या गलत है, या उसमें करेक्शन करना है तो कैसे करना है। अब दूसरी कंडीशन को लेते हैं। एक कंडीशन तो क्लियर हो गई, दूसरी कंडीशन है कि जब दो या दो से ज्यादा सेंटेंस एक साथ लिखे होते हैं तो उनकी वर्ब सही है या गलत है उसको आपस में चेक करना जरूरी होता है। उसका सीक्वेंस सही है या गलत है ये कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए दूसरा तरीका है टाइम और सेंस के एनालिसिस के आधार पर। यह तरीका क्या है? मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन आपको कराए हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में, जो मेरा वीडियो है वर्ब का पार्ट 2 और पार्ट 3, उसमें आप देखिएगा तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे कराए थे। लेकिन अब यहां पे आपको सिस्टमैटिक तरीके से इसको समझा दे रहा हूं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या और कैसे आपको किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए कैसे करना है इसको। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस ये है ए, इसकी वर्ब है V1, एक सेंटेंस है B, इसकी वर्ब है V2, एक सेंटेंस है C, इसकी वर्ब है V3। ठीक है, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस कुछ भी हो सकते हैं। अब कैसे हमें पता करेंगे कि इसका टेंस कौन सा सही होगा? ये कौन से टेंस में होगी? प्रेजेंट में होगी, पास्ट में होगी, फ्यूचर में होगी, या मॉडल वर्ब में होगी? क्या होना चाहिए यहां पे? तो पहला बेसिक रूल देखिए, 3 रूल हैं, 1 बाय 1 समझेंगे। पहला बेसिक रूल क्या कहता है? बेसिक रूल कहता है, कंजंक्शन का रूल छोड़ दीजिए, कंजंक्शन का होगा तो कंजंक्शन से करेंगे। अगर मान लीजिए कंजंक्शन का रूल नहीं लग रहा है तब ये रूल लगेगा, 2 में से कोई एक नियम वहां पे अप्लाई होगा। तो बेसिक रूल कहता है कि आप सेंटेंस को पढ़िए और सेंटेंस को पढ़ने पर जो सेंटेंस जिस समय का हो, जो घटना जिस समय की हो, उसको उस टाइम में और उस तरीके के सेंस में बना दीजिए। एकदम बेसिक रूल कि भाई आपने सेंटेंस को पढ़ा और सेंटेंस को पढ़ने पर आपको लगता है कि यह घटना, ये पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है, इसकी मीनिंग प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में लिख दीजिए। आपको लगता है ये दूसरा वाला सेंटेंस ये भी प्रेजेंट का है तो इसको भी प्रेजेंट में लिख दीजिए। और आपको लगता है कि ये तीसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर की बात कर रहा है तो उसको फ्यूचर में लिख दीजिए। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उनकी वर्ब जिस समय और सेंस की बात करती है उसको उसी टेंस और समय में लिख देते हैं, उसी टाइम और टेंस में लिख देते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपने पढ़ा, जब मैं छोटा था तो मैं ऐसा करता था लेकिन आज मैं ऐसा नहीं हूं। तो 3 सेंटेंस हो गए। जब छोटा था पास्ट में होगा, ऐसा करता था पास्ट में होगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हूं ये प्रेजेंट में होगा। तो जो सेंटेंस जिस समय की बात को बताएगा उसकी वर्ब उसी टाइम और टेंस में उसी मीनिंग के आधार पर लिखी जाएगी। ये पहला कॉन्सेप्ट है। मैं इसको एकदम सरल शब्दों में लिख दे रहा हूं। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट, जो वर्ब माने चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो, जो वर्ब जिस टाइम की बात या घटना को दर्शाती है उसे उसी टाइम ऑब्लिक टेंस तथा सेंस
के आधार पर लिखते हैं। जो जिस समय की बात बताए उसको उसमें लिख दीजिए। नंबर पहला पॉइंट। नंबर सेकंड आते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि मान लीजिए आप दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और दो या दो से अधिक सेंटेंस को पढ़ने पर आपको लगता है, मान लीजिए आप दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये दो घटनाएं हैं जो कि घटित हो रही हैं। दूसरा सेंटेंस, दूसरा रूल क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक सेंटेंस है ए, इसकी वर्ब है V1, और एक सेंटेंस है B, इसकी वर्ब है V2। आपने इन दो को पढ़ा और आपको पढ़ने पे लगता है कि ये जो दो घटनाएं हैं इनका समय एक है, इन दो घटनाओं का समय एक है, एक ही समय में ये घटनाएं घटित हो रही, ऐसा आपको पढ़ने पे लग रहा है। यदि ये दो सेंटेंस आपने पढ़े या तीन सेंटेंस आपने पढ़े और आपको पढ़ने पे लग रहा है कि ये दोनों घटनाएं जो घटित हो रही हैं इनका टाइम एक है, और मान लीजिए ये लिखी हुई है प्रेजेंट में और इसको लिखा गया है पास्ट में, एक वर्ब प्रेजेंट में है एक पास्ट में है, लेकिन एनालिसिस करने पर लगता है कि दोनों वर्ब्स या घटनाओं का समय एक ही है। अब देखिए पॉइंट, दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, मान ली तीन होंगे चार होंगे तो एक साथ सबको मत चेक करिएगा, दो दो को लेके चेक करिएगा। दो सेंटेंस आपके सामने हैं और एक सेंटेंस की वर्ब प्रेजेंट में है, एक सेंटेंस की वर्ब पास्ट में है, और आपने जब दोनों को पढ़ा तो आपको लगा एनालिसिस करने पर कि दोनों वर्ब या घटनाओं का समय एक है। अब अगर दोनों वर्ब या घटनाओं का समय एक है तो आप मुझे बताइए, तो क्या एक प्रेजेंट और एक पास्ट में हो सकती है? नहीं हो सकती है, गलत है ये सेंटेंस। तो अगर ऐसा है तो इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक वर्ब गलत है, इनमें से कोई एक वर्ब गलत लिखी हुई है। किसमें करें? दोनों को प्रेजेंट में करें कि दोनों को पास्ट में करें? जैसा सेंटेंस की डिमांड होगी। तो अगर ऐसा है तो इनमें से कोई एक वर्ब गलत है और सेंस के आधार पर, सेंस और टाइम के आधार पर दोनों के वर्ब्स को एक ही टाइम में लिखेंगे। ठीक है, देखिए पढ़िए सेकंड वाला रूल मैंने क्या बताया, बहुत टेक्निकल नहीं है, सिंपल है, समझिए। क्या कह रहा है कि मान लीजिए दो सेंटेंस लिखे, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, मैंने वही फॉर्मेट लिया है, बस सेंटेंस लिख दूंगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, एक की वर्ब प्रेजेंट में है, एक की वर्ब पास्ट में है। ठीक है, अब आपने जब सेंटेंस को पढ़ा तो पढ़ने पर आपको लग रहा है कि ये दोनों घटनाएं एक ही समय में हो रही हैं। ये आपको एनालिसिस करना है कि क्या ये घटनाएं एक ही समय में है कि नहीं है। नहीं है तो ये रूल लगेगा, पहला वाला रूल कहता है कि जो वर्ब जिस समय या घटना की बात करे उसको उसी समय या घटना में बता दीजिए। प्रेजेंट की बात कर रही तो प्रेजेंट में बता दीजिए, पास्ट की बात कर रही तो पास्ट में बता दीजिए। लेकिन सेकंड वाला कह रहा है कि अगर दो एनालिसिस करने पे लगता है कि दोनों वर्ब या घटनाओं का समय एक ही है, लेकिन एक प्रेजेंट और एक पास्ट में लिखी हुई है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक गलत है।
अब कौन सी गलत है, इसके लिए आप इसके मीनिंग को समझिए, इसके टाइम का एनालिसिस करिए और उसके आधार पर दोनों वर्ब को एक ही समय में लिख दीजिए। यानी जो गलत लग रहा है, पास्ट वाला गलत लग रहा है तो इसको प्रेजेंट में बदल दीजिए, प्रेजेंट वाला गलत लग रहा है तो इसको पास्ट में बदल दीजिए। जिस हिसाब से आपको जहां पे गलती लगे उसमें करेक्शन करना है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का पहला नियम, सीक्वेंस ऑफ टेंस का दूसरा नियम। आगे बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि मान लीजिए एक सेंटेंस है ए, ये इसकी वर्ब है V1, ये एक सेंटेंस है बी। ये देखिए कॉन्सेप्ट है, मैथ के कॉन्सेप्ट के तरीके है ये एक बार समझ लेंगे तो हमेशा आपके माइंड में सेट हो जाएगा, बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार काम करना है इसके ऊपर, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा रूल क्या कह रहा है कि मान लेते हैं दो सेंटेंस को लेके चलते हैं, तीन में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दो से रिलेट करिए। और अगर तीन सेंटेंस होंगे तो बारी बारी से चेक कर लीजिएगा, पहले दो दो को चेक करिएगा। मानिए दो सेंटेंस हैं और अगर ये भी पास्ट में लिखा हुआ है और ये भी पास्ट में है, फॉर एग्जांपल दोनों सेंटेंस पास्ट में लिखे हुए हैं, तो हमें क्या करना है? यदि दोनों सेंटेंस की वर्ब्स पास्ट में है तो हमें चेक करना है, मैं एकदम सरल हिंदी में लिख दे रहा हूं, तो हमें चेक करना है कि ये दोनों कार्य का मतलब वर्ब्स, ये दोनों वर्ब्स एक ही समय में साथ साथ हुए हैं या हो रहे हैं, अथवा पहले या बाद में हुए हैं, पहले व बाद में हुए हैं। और यही तीन कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा टेंस का, इससे बाहर नहीं जाना है सीक्वेंस ऑफ टेंस का। देखिए क्या रूल कह रहा है कि मान लीजिए दो सेंटेंस आपके सामने हैं और दोनों सेंटेंस की वर्ब पास्ट में लिखी है, तो आपको क्या करना है? तो अगर दो सेंटेंस आपके सामने हैं और दोनों सेंटेंस की वर्ब पास्ट में लिखी हुई है, तो आपको बस ये देखना है कि ये दोनों घटनाएं, यानी ये और ये एक ही समय में है, एक ही समय में है या आगे और पीछे हो रही है, माने पहले या बाद में है, और पहले या बाद में है। और इतना तो आपको पढ़ने पे समझ में आ जाएगा। अब करना क्या है? अगर एक ही समय में है, देखिए ये अगर एक ही समय में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यूअस में हो सकती है। में होंगी सेंस के आधार पर। अगर आपको पढ़ने पे लगता है कि ये दोनों घटनाएं एक ही समय में हो रही हैं, तो या तो उनको पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए या कंटिन्यूअस में बनाइए, या एक इंडेफिनिट एक कंटिन्यूअस बनाइए, जैसा उसकी मीनिंग निकल रही है उस आधार पर बनाइए। और अगर पहले या बाद में निकल रही हो, पहले या बाद में हो, तो पहले या बाद में आप फिर डिसाइड कर लीजिए और उसको देखिए कि प्रेजेंट से रिलेट करिए। जो घटना ज्यादा पुरानी है उसको बनाइए पास्ट परफेक्ट में, जो बाद वाली है उसको बनाइए पास्ट इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस में, जैसा मीनिंग हो। यही आपका निचोड़ है सेंस के आधार पे। इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझिए। अक्सर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। क्या बताया मैंने आपको यहां पे बताया कि अगर आप दो सेंटेंस को पढ़ते हैं, कल्पना करिए आप दो सेंटेंस पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि दोनों सेंटेंस की वर्ब पास्ट में लिखी हुई है। आपने क्या देखा कि दोनों सेंटेंस की वर्ब पास्ट में लिखी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप बाकी जो ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे, एक काम ये भी करेंगे। बाकी आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन क्या इरर है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ एक काम ये भी करेंगे। ये काम क्या कहता है
ये कहता है कि अगर दो सेंटेंस की वर्ब पास्ट में लिखी है तो उनको पढ़ के समझिए जरा कि वो दोनों कार्य, क्योंकि वर्ब है तो कार्य या एक्शन को दर्शाएगी, वो दोनों कार्य या दोनों घटनाएं एक ही समय में हो रही हैं या पहले या बाद में हो रही हैं। अब जब आप इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों काम एक ही समय में हो रहे हैं या आगे पीछे हो रहे हैं। अगर एक ही समय में हो रहे हैं तो इन दोनों वर्ब को या तो इंडेफिनिट में या कॉन्टिन्यूअस में, या एक को इंडेफिनिट में एक को कॉन्टिन्यूअस में आप लिख सकते हैं जैसा उसकी मीनिंग निकल रही है। व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड आई सॉ एन ओल्ड मैन। जब मैं सड़क पार कर रहा था मैंने बूढ़े आदमी को देखा। तो बूढ़े आदमी को कब देखा? जब मैं सड़क पार कर रहा था। ये पास्ट की दो घटनाएं हैं, एक ही समय में हो रही हैं, एक मैंने इंडेफिनिट में बना दिया, एक कॉन्टिन्यूअस में बना दिया, जिसका जैसा सेंस था सेंटेंस सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं और आपको पढ़ने पे लगता है कि ये जो पास्ट के दो घटनाएं हैं ये एक समय में नहीं हो रही हैं, समय में आगे पीछे हो रही हैं, और अगर ये समय में आगे पीछे हो रही हैं तो ऐसी कंडीशन में जो इधर की घटना है उसको पास्ट इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, और जो काम पहले हुआ है उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे जैसा सेंटेंस का सेंस निकल रहा होगा। और इस आधार पे हम देखेंगे कि हम कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं और जरा सा इस कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करते हैं। देखिए यहां से एक बार फिर से सेट करते हैं कि आज मैंने क्या पढ़ाया आपको। हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, समझिएगा कि एकदम बेसिक से बताता हूं, इसको जरा ध्यान से सुनिए आप। कि जैसे आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और वो क्वेश्चन एरर का या इंप्रूवमेंट का है, तो आपको ये नहीं पता है कि उस क्वेश्चन में एरर कहां पे है। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन किसी की भी एरर हो सकती है, वर्ब की भी एरर हो सकती है। तो हमें वर्ब के एंगल से क्या चीज चेक करनी है वो पॉइंट मैंने यहां आपके साथ डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया मैंने आपको बताया कि अगर एक से अधिक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस के लिए रूल नहीं है, ये रूल तब है जब सेंटेंस एक से ज्यादा हो या क्लॉज एक से ज्यादा हो। जब एक से ज्यादा सेंटेंस एक साथ कंजंक्शन से जोड़ के लिखे गए हैं तो ऐसी कंडीशन में अलग अलग सेंटेंस होने पे वर्ब अलग अलग होती है। जैसे एक सेंटेंस है इसकी वर्ब, दूसरे सेंटेंस की वर्ब, तीसरे की, चौथे की, ऐसे कई वर्ब होंगी। तो आपको एक चीज ये भी चेक करनी है उस क्वेश्चन में, बाकी जो चीजें चेक करेंगे वो तो है ही है, उसके साथ साथ इस पॉइंट को भी चेक करना है कि क्या ये जो वर्ब लिखी है ये सही सीक्वेंस में है, इनका टेंस का सीक्वेंस या इनके सेंस का सीक्वेंस सही है। ये चीज आपको चेक करनी है और इससे पता चलेगा कि जो वर्ब लिखी गई है वो सही है या गलत है। अब बात आई कि ये काम हम करेंगे कैसे हम चेक करें इसको। वर्ब अलग अलग दो तीन सेंटेंस एक साथ लिखे हैं तो उसकी वर्ब को कैसे चेक करेंगे। तो मैंने बताया कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इसके लिए दो रूल हैं आपके पास, दो तरीके हैं चेक करने के। पहला तरीका कंजंक्शन बेस्ड रूल के आधार पे, माने कुछ कंजंक्शन हैं और उनसे रिलेटेड नियम हैं, इनको आप याद कर लीजिए। जब आप सेंटेंस को पढ़िए तो देखिए क्या वो कंजंक्शन लगा हुआ है। अगर वो कंजंक्शन लगा है तो उसके साथ रूल फिक्स है कि भाई ये कंजंक्शन है तो इसके पहले ये वर्ब आएगी, इसके पहले ये टेंस आएगा, इसके साथ शुड आएगा, इसके साथ विल या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये फिक्स होता है। तो ये कंजंक्शन वाला रूल आपने याद कर लिया और इसके लिए मैंने आपको ये देखिए पहला रूल, सेकेंड, थर्ड, तीन रूल यहां पे बताए हैं। आगे जरूरत पड़ेगी तो और भी बता दूंगा। तो ये कंजंक्शन आधारित रूल थे जिसके आधार पे हमने कंजंक्शन और उसके साथ क्या रूल्स होता है उसको याद कर लिया। अब हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें अगर कंजंक्शन लिखा हुआ है तो उसके आधार पे हम डिसाइड कर लेंगे कि ये वर्ब सही लिखी है या गलत लिखी हुई है। अगर वर्ब की एरर होगी वहां पर तो वो हमें पता चल जाएगी। एक, अब मान लेते हैं कि कंजंक्शन नहीं लिखा है। कौन सा कंजंक्शन? जिसकी हमने चर्चा की वो कंजंक्शन नहीं है, कोई दूसरा कंजंक्शन है। कंजंक्शन तो होगा लेकिन वो कंजंक्शन नहीं है। ये जो अभी हमने पढ़े ये रूल वाले कंजंक्शन नहीं है। मान लीजिए रूल वाले कंजंक्शन नहीं है तो क्या करेंगे? तो परेशान नहीं होना है। रूल वाले कंजंक्शन नहीं है तो हमें इन दोनों सेंटेंस के सेंस का एनालिसिस करना है और उसके आपसी रिलेशन के आधार पर डिसाइड करना है कि जो वर्ब लिखी गई है वो सही लिखी गई है या गलत। तो ये काम कैसे करेंगे? इसके लिए थोड़ा सा आपको मीनिंग निकाल के करना पड़ेगा। कैसे होगा ये काम? इसके लिए भी मैंने तीन सूत्र आपको दिए हैं। ये देखिए, ये पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, तीन पॉइंट बताए हैं। ये तीनों पॉइंट क्या है?
आप बोर्ड को देखिए, मैं किनारे हट जाता हूं, डिस्कस कर रहा हूं, आप इसको समझिएगा। 3 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि देखिए अगर एक से ज्यादा सेंटेंस लिखे हुए हैं और उन सब में वर्ब लिखी गई है, किसी कंजंक्शन से जोड़ के लिखा गया है, तो एकदम सिंपल है, आप सेंटेंस को पढ़िए और पढ़ने पर जो सेंटेंस जिस समय की बात कर रहा हो उसको उसी समय में लिख दीजिए। जैसे कोई सेंटेंस फ्यूचर की बात कर रहा है तो उसको फ्यूचर में लिखिए उसकी वर्ब को, कोई सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है उसको पास्ट में लिखिए, कोई सेंटेंस प्रेजेंट की बात कर रहा है उसको प्रेजेंट में लिखिए। तो एक से ज्यादा सेंटेंस अगर हैं तो जो सेंटेंस जिस समय की बात करेगा उसकी वर्ब को उस टाइम और टेंस में और उस सेंस के आधार पे आपको लिखना है। नंबर पहला पॉइंट, ठीक है। हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस को पढ़ने पर हम देखेंगे कि ये किस समय की बात कर रहा है और उसके आधार पे वर्ब को हम लिख देंगे, ठीक है। कोई पास्ट की बात कर रहा है तो वर्ब को पास्ट में लिखेंगे, कोई प्रेजेंट की बात कर रहा है तो वर्ब को प्रेजेंट में लिखेंगे, कोई फ्यूचर की बात कर रहा है तो वर्ब को फ्यूचर में लिखेंगे। अब दूसरी बात आती है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है कि मान लीजिए 2 सेंटेंस हैं और आपने देखा कि एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में लिखा हुआ है, अलग अलग टाइम में लिखे हुए हैं, यानी 2 सेंटेंस हैं, दोनों की वर्ब अलग अलग टाइम में है। अगर दोनों की वर्ब अलग अलग टाइम में है तो क्या करना है आपको, कैसे सोचना है, वहां पे मैंने ये पॉइंट आपको बताया कि अगर 2 सेंटेंस की वर्ब अलग अलग टाइम में है तो आपको एनालिसिस करना है कि क्या ये एक ही समय में है या अलग अलग है। और अगर एनालिसिस करने पे लगता है कि दोनों वर्ब का समय एक है, ये दोनों अलग अलग टाइम में लिखी हुई है, लेकिन आपने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने पे आपको पता चला कि इन दोनों वर्ब का समय एक है, लेकिन राइटर ने एक को प्रेजेंट और एक को पास्ट में लिख दिया है, इसका मतलब इनमें से कोई एक वर्ब गलत लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि भले एक प्रेजेंट और एक पास्ट में है, लेकिन एनालिसिस करने पे लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग समय की नहीं है, एक ही समय की है, तो इसमें से एक वर्ब गलत है। अब कौन सी गलत है कौन सी सही है, इसके लिए हमें सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि भाई ये किस समय की बात है, ये प्रेजेंट की है या पास्ट की है। तो प्रेजेंट की बात है तो इसको प्रेजेंट में कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। पढ़ने पे लगता है कि ये दोनों बातें पास्ट की हैं तो इसको हम पास्ट में कर देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था। थर्ड में आते हैं। थर्ड में मैंने बताया आपको कि जैसे आप कोई 2 सेंटेंस पढ़ रहे हैं और 2 सेंटेंस पढ़ने पर आपको लगता है कि दोनों की वर्ब पास्ट में लिखी हुई, आपने देखा दोनों की वर्ब पास्ट में है, तो दोनों की वर्ब अगर पास्ट में है तो क्या सोचना है, अलग अलग पॉइंट पे क्या क्या सोचना है ये भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो 2 सेंटेंस लिखे हैं, दोनों पास्ट में अगर हैं तो हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है कि ये दोनों घटनाएं एक ही समय में हुई हैं या आगे पीछे हुई हैं। अगर एक ही समय में है तो उसके सेंस के आधार पे उनको हम इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस में लिख देंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं एक ही समय में नहीं है, आगे पीछे है, तो फिर जो पुरानी ज्यादा घटना होगी उसको पास्ट परफेक्ट में लिखिए और इधर वाली घटना को इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस में लिखिए और आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, अब मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कंजंक्शन के कुछ क्वेश्चन मैंने कराए भी हैं। अब ये जो सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे। 2 क्लासों में हम वर्ब का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन टेंस से ही रिलेटेड है, इस पे काफी कुछ हमने डिस्कस किया है, पिछले जो प्रीवियस वीडियो है उनको आप देख सकते हैं, इसके पहले के क्वेश्चन मैंने वहां कराए हैं। आज हम लोग आते हैं, लिखा है दोज हु आर सीरियसली इल टूक ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर। जब भी पिछली क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी एक से अधिक सेंटेंस अगर लिखे हुए हैं एक साथ, जैसे यहां पे देखिए 2 सेंटेंस है, दोज हु आर सीरियसली इल, वो लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं, टूक ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर, उनको ठीक होने में काफी समय लगेगा। जब भी 2 सेंटेंस एक साथ लिखे हों तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है आप उन दोनों की वर्ब को चेक करिए। दोनों की वर्ब को कैसे चेक करेंगे, उसके लिए सबसे सिंपल सा तरीका है, आप दोनों सेंटेंस की जो वर्ब दी गई है उसको एनालिसिस करिए और ये समझने की कोशिश करिए कि ये दोनों घटनाएं किस किस समय की बात कर रही हैं, और जो घटनाएं जिस समय की बात कर रही हों उसको उस तरीके के टेंस में जाकर के आप चीजों को लिखिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपको लगता है कि ये दोनों घटनाएं एक ही समय में हुई हैं तो एक ही समय में हुई हैं तो उनका टाइम भी एक होना चाहिए। पास्ट की बात कर रही हैं तो पास्ट के हिसाब से, प्रेजेंट की बात कर रही हैं तो प्रेजेंट के हिसाब से। अब जैसे हम इस सेंटेंस को देखें तो कह रहा है दोज हु आर सीरियसली इल,
ऐसे लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं, ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है अभी, तो वो लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं, मान लीजिए मैं अपने आप को कहता हूं कि अगर मैं बीमार हूं तो टूक ए लॉन्ग टाइम टू रिकवर, तो मुझे ठीक होने में समय लगा, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। अगर मैं बीमार हूं तो मुझे ठीक होने में समय लगेगा। यानी जब हम इन दोनों सेंटेंस को एक दूसरे से एनालिसिस करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगर कोई आदमी बीमार है, ये बात प्रेजेंट की है, तो उसको ठीक होने में समय लगेगा। ये घटना अभी आगे की तरफ होगी, क्योंकि अगर बीमार है तो कुछ टाइम लगेगा उसको ठीक होने में। तो ये जो सेंटेंस है, इसकी ये वर्ब गलत है इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, और ये होनी चाहिए फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि सिंपल मीनिंग के आधार पे हम लोग कर रहे हैं कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उनको ठीक होने में समय लगेगा, तो इसको हम फ्यूचर में लिखेंगे और इसका फ्यूचर बनाएंगे तो सिंपल हो जाएगा विल टेक, और ये आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग सी पार्ट में इरर लेंगे। तो आपने देखा ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, पहले वाले सेंटेंस को पढ़ा, इसको पढ़ने पर लगा कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, और इससे हमने आगे वाले सेंटेंस को रिलेट किया कि अगर गंभीर रूप से बीमार हैं तो ठीक होने में समय लगेगा। तो पिछले वीडियो में मैंने जो आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर एक से अधिक सेंटेंस एक साथ लिखे गए हैं तो जो सेंटेंस जिस समय की बात को बताएगा उसकी वर्ब को आप उसी तरीके के टाइम और टेंस में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से करेक्शन कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। ही बिहेव्स एज इफ, वह इस तरह से व्यवहार करता है मानो कि, एज इफ हो या एज दो हो, ये जो कंजंक्शन है ये जिसका की मीनिंग निकल के आता है मानो कि, ये कहीं न कहीं इमेजिनेशन को दर्शाते हैं, कल्पना को दर्शाते हैं। और अगर ये इमेजिनेशन को दर्शा रहे हैं तो इनके बाद जब आप वर्ब लिखेंगे तो वो वर्ब कल्पना के सेंटेंस को दर्शाएगी। और कल्पना वाले वाक्य, इमेजिनेशन वाले वाक्यों में जो वर्ब आपकी है वो उसकी जगह हम लोग या तो वर्ब का यूज करते हैं या वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि इससे हम इमेजिनेशन को शो करते हैं। ये जो वर्ब है टू शो द इमेजिनेशन इन द प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट का इमेजिनेशन भी वर या वर्ब की सेकेंड फॉर्म से बनता है जब उसके पहले आप कंजंक्शन के रूप में एज इफ, एज दो या इफ से भी इफ आपने लगाया है। यदि ऐसा होता तो इस बात को हमको समझना है कि जो कल्पना वाले वाक्य हैं, इमेजिनेशन वाले वाक्य हैं, इमेजिनेशन वाले वाक्यों में वर्ब के रूप में वर या वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये पास्ट की किसी घटना को नहीं दर्शाता बल्कि प्रेजेंट की एक कल्पना को दर्शाता है। तो यहां से एक पॉइंट ये भी क्लियर करना है कि प्रेजेंट की कल्पना को दर्शाने के लिए कंजंक्शन के रूप में अगर इफ, एज इफ और एज दो आए हैं तो उनके साथ जब हम वर्ब लिखेंगे तो वर्ब का यूज करेंगे या वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं कि वो इस तरह से व्यवहार करता है मानो कि वो इस मकान का ओनर हो, तो एज इफ कल्पना को दर्शा रहा है, इसके आगे जो वर्ब है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, यहां सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो सबके साथ वर्ब का यूज आप करेंगे। तो यहां सी पार्ट में हम लोग एरर मानेंगे, जहां इज लिखा हुआ है वहां पर वर्क कर लेंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हिंटेड दैट, ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाया हुआ है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसकी जो वर्ब है वो पास्ट में है, तो आगे जो सेंटेंस आएगा उसकी वर्ब को भी आपको पास्ट में होगी, इसको पास्ट में लिखना पड़ेगा आपको। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे दैट, लेकिन तब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा जब इसकी मीनिंग की से निकलेगा। वाई, यानी कोई भी WH वर्ड ले लें, वाई का मतलब आएगा की, क्यों। इसी तरीके से वेयर,
कि कहां, इस तरह से। और भी बहुत सारे, माने कोई भी WH वर्ड हम लेते हैं जिसका मतलब की डैश डैश करके निकलता है, वो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो रूल कहता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के पहले वर्ब अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद पास्ट ही होगा। इस रूल का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ को बताएगा, ये जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है ये, इसी को हम यही बता दे रहे हैं, यहां पर पास्ट में होगी और इसका एक्सेप्शन, ये वर्ब प्रेजेंट में होगी। कब? यदि यह सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ को बताएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब, कोई कहावत, ये आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट से इसको रिलेट करिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर पहले पास्ट लिखा हुआ है तो आगे भी पास्ट होता है, लेकिन अगर यहां पर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई प्रोवर्ब बताई जा रही है तो वो वर्ब आपकी किस में होगी? प्रेजेंट में। तो ये बेसिक रूल है। यहां पर हमने जब सेंटेंस को पढ़ा, द गवर्नमेंट हिंटेड दैट, दैट का मतलब की से निकल रहा है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। इसके पहले ये देखिए हिंटेड जो वर्ब है ये पास्ट में लिखी हुई है। अब हम आगे पढ़े, द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स विल बी मेड, टीचर्स का अपॉइंटमेंट विल बी मेड, यहां पे देखें तो वर्ब के रूप में विल आ रहा है। अब चूंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा है और उसके पहले लिखी हुई वर्ब पास्ट में है तो आगे जो वर्ब आएगी वो पास्ट में हो जाएगी। और इस हिसाब से अगर हम विल का पास्ट बनाएंगे तो विल का पास्ट क्या बनेगा? वुड। यानी बी पार्ट में आप इरर लेंगे और जहां पर विल लिखा है वहां पे वुड कर लेंगे। ये रूल आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेट करके समझ सकते हैं, कोई नया रूल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेन एवर आई विल बी इन डाउट द मीनिंग ऑफ ए वर्ड आई शैल लुक इन माई डिक्शनरी, जब कभी मुझे किसी मीनिंग में डाउट होगा तो मैं अपनी डिक्शनरी में देख लूंगा। ये रूल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले क्या मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया है कि अगर दो सेंटेंस हैं और दो सेंटेंस फ्यूचर की दो घटनाओं को किसी टाइम या कंडीशन के कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है, फ्यूचर के दो वाक्यों को किसी टाइम या कंडीशन के कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है, तो जिस सेंटेंस के पहले कंजंक्शन लिखा रहेगा वो सेंटेंस फ्यूचर की बात करेगा, लेकिन उसकी जो वर्ब है वो प्रेजेंट में होगी। ये रूल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं। सिंपल रूल है, दो फ्यूचर के वाक्यों को कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है जो कि टाइम या कंडीशन का कंजंक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब इसके साथ लिखी हुई है वो प्रेजेंट में लिखी जाएगी। तो यहां पर हम इसको प्रेजेंट कर लेंगे, सेंटेंस हो जाएगा आई एम इन डाउट, ए पार्ट में रह लेंगे। इस तरीके से ये आपका सही हो जाएगा। ये रूल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कैप्टन वाज एंग्री व्हेन ही फाउंड यू आर नॉट देयर, कैप्टन नाराज था। यह घटना कहां की है? पास्ट की। कब नाराज था? व्हेन ही फाउंड, जब उसको पता चला। यह भी घटना पास्ट की है और इसका टाइम सेम है। तो अगर दो घटनाओं का टाइम सेम है तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में होंगी। सही लिखा हुआ है। कैप्टन नाराज था जब उसको पता चला, क्या पता चला? यू आर नॉट देयर, आप वहां नहीं थे। कब वहां नहीं थे? जब उसको पता चला कि आप वहां नहीं थे। तो ये दोनों घटनाएं जिस समय की हैं, तो भाई कैप्टन नाराज था जब उसको पता चला कि आप वहां नहीं थे, तो ये घटना भी इसी समय की है। ये भी किस में होनी चाहिए? पास्ट में। और इसका पास्ट बनाएंगे तो हो जाएगा यू वर नॉट देयर। सिंपल,
क्योंकि सारे सेंटेंस पास्ट के हैं और ये भी इन्हीं के साथ का सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस पास्ट में लिखे हुए हैं, उसके साथ की कोई घटना है, उसी समय की कोई घटना है या कोई सेंटेंस है, तो वो वर्ब आपकी पास्ट में होनी चाहिए। तो हमें वर्ब को करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि वर्ब के टाइम को जो दो अलग सेंटेंस या अन्य सेंटेंस जिनके साथ उसको लिखा गया है, सभी सेंटेंस की वर्ब को एक दूसरे से रिलेट करके देखना है कि ये वर्ब किस समय की बातों को बता रही हैं और उसके हिसाब से उस वर्ब के टाइम या टेंस को डिसाइड करना है। अगले क्वेश्चन में आए, राधा केम टू मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। राधा केम टू मीटिंग, यह घटना पास्ट इंडेफिनिट की है, पास्ट इंडेफिनिट में इसको लिखा गया है। राधा मीटिंग में आई मच लेटर, काफी बाद में, देन आई एक्सपेक्ट, और इस वर्ब को अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है। तो जरा आप एनालिसिस करिए, राधा मीटिंग में आई, मान लेते हैं राधा का कोई आने का समय होगा, यह घटना पास्ट में लिखी गई है। राधा मीटिंग में आई काफी बाद में, किस चीज के काफी बाद में? आई एक्सपेक्ट, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया, इसको प्रेजेंट में लिख दिया गया है। तो क्या समझ में आ रहा आपको? पहले तो यह डिसाइड करिए कि यह घटना प्रेजेंट की है कि पास्ट की है। तो चूंकि राधा मीटिंग में आ चुकी है, इससे पता चल रहा है कि यह घटना पास्ट की है और यह पास्ट इंडेफिनिट सही लिखा हुआ है। और कब आई? काफी बाद में आई, जैसा कि मैंने अपेक्षा किया था। तो अगर आप इस वर्ब और इस वर्ब को आपस में रिलेट करें और सोचे जरा शांत दिमाग से, तो आपको खुद लगेगा कि राधा मीटिंग में आई काफी बाद में, जैसा कि मैंने अपेक्षा किया। तो पहले क्या हुआ? पहले आपने अपेक्षा किया कि पहले राधा आई? आप सोचिए जरा, आपने अपेक्षा की होगी कि राधा 7 बजे आएगी, फॉर एग्जाम्पल। पहले आपने अपेक्षा किया, आपने एक्सपेक्ट किया कि राधा 7 बजे आएगी, लेकिन राधा काफी बाद में आई। तो राधा के आने का सेंटेंस बाद का है, अपेक्षा उससे पहले की है। तो अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस देखते हैं, जैसे इसको ऐसे समझे, मान लीजिए ये आप है, यू, आपने अपेक्षा किया कि राधा मान ले 7 बजे आएगी, इस टाइम पे, मान लीजिए 13 तक, किसी समय आपने अपेक्षा की कि राधा 7 बजे आएगी। अब राधा यहां पे आई, ये राधा हो गई मान लीजिए। अब ये आपकी अपेक्षा के काफी बाद में आई, मान लीजिए आपने अपेक्षा किया था कि ये 7 बजे आएगी और ये पहुंची 8 बजे। तो ये घटना पास्ट की है, राधा आई। कब आई? मेरी अपेक्षा के काफी बाद में। तो मैंने अपेक्षा पहले किया था, राधा उसके बाद में आई। तो ये पास्ट से भी पास्ट की घटना है, मैंने अपेक्षा पहले किया था, उसके बाद राधा आई। तो ये जो एक्सपेक्ट करने वाला सेंटेंस है, ये राधा के आने से भी पहले का है। और मैंने आपको बताया है कि जब पास्ट की दो घटनाएं दी गई हों या दो सेंटेंस ऐसे लिखे हों जो पास्ट में हों, तो आपको इस चीज को एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या ये दोनों घटनाएं साथ साथ हुई। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में 2 सेंटेंस लिखे हैं या 3 सेंटेंस लिखे हैं, उसमें वर्ब लिखी गई है, तो आप, और वो पास्ट की है, पास्ट की कंडीशन में बता रहा हूं कि जैसे 2-3 सेंटेंस लिखे हैं और वो पास्ट में लिखा हुआ है, तो आपको ये समझना है कि ये जो पास्ट की घटनाएं हैं, तो सारे सेंटेंस को एक दूसरे से मिला के पढ़िए और ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो सेंटेंस हैं ये एक ही समय में है या आगे पीछे। अगर वहां पे वर्ब से रिलेटेड एरर होगी तो आपको समझ में आ जाएगी। बस आपको इतना सोचना है कि ये सारी घटनाएं एक ही समय की हैं या आगे पीछे की हैं। तो यहां जब हमने एनालिसिस किया कि राधा आई लेकिन काफी बाद में, जैसा कि मैंने अपेक्षा किया था, तो मुझे लगा कि पहले मैंने अब सोचा होगा कि राधा इतने बजे आएगी और उसके बाद में राधा आई। तो मेरे सोचने वाला जो घटना है वो राधा के आने से पहले का है। तो अगर राधा के आने वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है तो उससे पहले की घटना ये है और ये बनना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा और पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई हैड एक्सपेक्टेड। सी पार्ट में हम लोग गिरल लेंगे और इस तरीके से ये करेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आगे जितने क्वेश्चन है, ये 5-6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपके लिए, ये सारे क्वेश्चन पार्टिसिपल पे आधारित हैं। तो सारे क्वेश्चन कराने से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं तो ज्यादा सही रहेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है।